हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो गुलफाम राणा जी, हेलो हेलो हर्ष, हेलो नितिन, हेलो अंकिता, अफजल, हेलो अलका, पुष्पांजलि, नागेंद्र, गंगा, XYZ, हेलो जहरा जी, हेलो भरत, सिद्धू मूसेवाला, हेलो नसरुद्दीन, हेलो चतुरेश, अर्पिता, चिकारा, हेलो राधा कृष्णा, हेलो अरीबा, हेलो प्रेरणा, गुड इवनिंग। करण महिलांगे, हेलो मोहम्मद इस्लाम, हेलो मनीष, योगेंद्र, सूर्या, हेलो हेलो, कैसे हो? जय हिंद बेटा, जय हिंद। नवीन पांडे, हेलो हेलो कपिल, हेलो प्रिंसी, विशाल, नागेंद्र, गुड इवनिंग कपिल जी, हेलो शालू, जतिन, शिद्दत, नूर। सैटरडे को क्लास नहीं है, ठीक है? सैटरडे को कोई क्लास नहीं है बेटा, ठीक है? हेलो ड्रॉपर मुस्कान, अरविंद कुमार, ओके। हेलो 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 हेलो। एफ ब्लॉक वाले कौन से वर्ग में आते हैं? थर्ड वर्ग में आते हैं ना बेटा। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सलोनी जी, नेहा, जय, दिव्यांशी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वेदनाथ, ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टेस्ट दिखाई दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। तो यार आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अच्छे से स्वागत है। आप सभी बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। तो आज से आने वाला हर एक लेक्चर बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हर एक लेक्चर को बढ़िया से देखना, अच्छे से क्लियर करना, और आप सारी चीजों को ढंग से समझ सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 5 के बारे में। छोटी छोटी चीजें मगर काम काम की बातें हमारे सामने बहुत सारी आएगी, तो उन हर एक बात को ढंग से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है और फिर उनको आगे बढ़ाना है। ओके, ठीक है। तो अब बात करें इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने यहां तक की सारी चीजें क्लियर कर ली है। हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में हमने इतनी चीजें क्लियर कर ली है। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इसको पढ़ लिया है। परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ये आगे आने वाले बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आज के लिए ये आवर्तिता ये तो हो गया ना यार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहां पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। हाँ जी, तो इस चीज को हम क्लियर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे बढ़िया से अच्छे से इत्मीनान से बैठिएगा, बढ़िया से चीजों को समझिएगा, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छे से समझने को मिलेगा। छोटे छोटे तुम्हारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे और तुम्हें भी पता लगने लगेगा कैसे आकार बढ़ता है, कैसे आकार घटता है। ओके, और उससे पहले लास्ट लेक्चर का एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अभी कुछ हेडिंग वेडिंग मत डालना, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। डन, ओके। उसके बाद जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या था? नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी आकर्षण बल, और जिसका एक फॉर्मूला था Z माइनस सिग्मा। ये चीजें हमने क्लियर कर ली थी, और सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते थे इसको भी समझ लिया था, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने जेड इफेक्ट पढ़ लिया और सिग्मा को समझ लिया, दोनों क्लियर हो गया। अब आगे, हाँ जी, जेड इफेक्ट कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे उसमें चेंज आता है, आइए चलिए बात करें। जेड इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक,
कारक। जेड इफेक्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? हर एक बात को ढंग से सुनना, हर एक बात को ढंग से क्लियर करना। ओके, पहला कारक, पहला और ये जो कारक है वो यही है। देखो, जेड इफेक्ट आमतौर पर क्या है? नाभिकीय आकर्षण है। नाभिकीय आकर्षण, नाभिक पर जितना ज्यादा धनावेश होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतनी तेजी से खींचेगा, हाँ या ना? यस। तो जेड इफेक्ट क्या है? जेड इफेक्ट समानुपाती होगा, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, और ऋणावेश बढ़ेगा, ऋणावेश मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ऋणावेश बढ़ रहा है तो फिर ये जेड इफेक्ट घटता जाएगा, ऋणावेश घटता चला जाएगा। तो जेड इफेक्ट धनावेश बढ़ने पर बढ़ता जाता है, ऋणावेश बढ़ने पर कम होता जाता है। जैसे कि उदाहरण, अगर मैं बात करूं रसगुल्लो जेड इफेक्ट के क्रम के बारे में, अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने लिखा Fe, मैंने लिखा Fe+2, मैंने लिखा Fe+3, तो यहां पर ये उदासीन है, ये +2 धनावेश, ये +3 धनावेश, धनावेश ज्यादा वहां पर है, अर्थात उसका जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? किसका? जेड इफेक्ट का क्रम। किसका क्रम? जेड इफेक्ट का क्रम, हाँ या ना? इसी तरीके से Mn, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+7, तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा जेड इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऋणावेश में घटता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर C-4, N-3, O-2, F-। ठीक है, इस पर -4 आवेश, इस पर -3 आवेश, इस पर -2 आवेश, इस पर -1 आवेश। ऋणावेश जितना ज्यादा जेड इफेक्ट कम, मतलब इसका जेड इफेक्ट सबसे कम, उसका जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा। धनावेश बढ़ेगा तो भी जेड इफेक्ट बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है जेड इफेक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे ऋणावेश घटता है जेड इफेक्ट बढ़ता है, धनावेश बढ़ता है जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो जेड इफेक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया बात, जेड इफेक्ट को इस तरीके से अपन ने समझ लिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जेड इफेक्ट आवर्त सारणी में कैसे बढ़ता है घटता है उस चीज पर हम आते हैं। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। हाँ, अब आगे। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? कोई इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसको भी करेंगे, उससे पहले अगला, जेड इफेक्ट का आवर्त सारणी में विचलन। जेड इफेक्ट का आवर्त सारणी में विचलन। विचलन आज अपन बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना। विचलन का मतलब, अरे अगर मैं आवर्त में जाता हूं तो इसमें क्या परिवर्तन आता है, ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा आवर्त में। आवर्त में, हाँ जी, एक ही आवर्त में मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस समझना, पहले समझना। जैसे मैं लिथियम से चला बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैं एक ही आवर्त में जा रहा हूं। क्या आवर्त का मतलब कोश होता है? हाँ गुरुजी, आवर्त कोश को बताता है। अर्थात नाभिक के अंदर धनावेश है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। अब जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूं तो क्या परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो नाभिक में धनावेश भी बढ़ रहा है, बाहर ऋणावेश बढ़ रहा है। धनावेश ऋणावेश में आकर्षण होगा
तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, अर्थात बाएं से दाएं चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि नाभिक में धनावेश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यार हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि यार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। अक्रिय गैसों के बारे में अपन इतना कोई कमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बंदी नहीं बनाती। हाँ जी, समझ में आया। इसी तरीके से जेड इफेक्ट का क्रम अगर मैं बात करूं, सोडियम, सोडियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का। समझ में आ गया। दूसरा, वर्ग में, एक ही वर्ग में जाना है, एक ही आवर्त में जाना है, ध्यान रखना। वर्ग में ऊपर से नीचे जेड इफेक्ट के मान में कोई चेंज नहीं आता। ऊपर से नीचे चलते तो जेड इफेक्ट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है किसी। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्ट लगभग समान ही प्राप्त होता है, लगभग समान रहता है। इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी चीजें ऊपर से ही चलने पे बढ़ती है या घटती है, यह ऐसा है जो सेम रहता है। क्यों रहता है? जेड माइनस सिग्मा का अंतर हर बार सेम आता है, इसलिए ये नोट डाउन कर लो। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्ट लगभग सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन, स्लेटर के नियम के आधार पर एक वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक वर्ग में मतलब ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो जेड इफेक्ट क्या रहता है? नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, नीचे की ओर आने पर घटता है, नियत रहता है। हाँ, पहले बढ़ता है फिर घटता है, कुछ नहीं, नियत रहता है, सीधा ये बोलेंगे। समझ में आ गया? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन से। तो ये दो बातें ध्यान होनी चाहिए, ये दो बातें ध्यान होनी चाहिए। डन डना डन डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जेड इफेक्ट हो गया वर्ग में कैसे और आवर्त में कैसे। तो अब जेड इफेक्ट अगर हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं बेटा किसके ऊपर? अब हम आ जाते हैं यहां पर परमाणु त्रिज्या के ऊपर। आवर्ती गुणधर्म पहला है परमाणु त्रिज्या, तो हेडिंग डाल लो परमाणु त्रिज्या, या एक नंबर तो क्या डालो? परमाणु त्रिज्या डाल लो हेडिंग। परमाणु त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक रेडियाई बोलो, एक ही बात है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको AR। अच्छा, परमाणु त्रिज्या परमाणु के आकार को बताते हैं, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना बड़ा उसका आकार होगा। तो या इसको आप क्या बोल सकते हो? परमाणुवीय त्रिज्या को परमाणुवीय आकार भी बोल सकते हो। परमाणुवीय त्रिज्या बोलो या परमाणुवीय आकार बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बस आपको चीजें समझनी है। तो देखो ध्यान से बेटा, पहला प्रश्न, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है या परमाणु का आकार क्या होता है? तो हम ये बोलते हैं कि यार ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यही इसकी एटॉमिक रेडियस है, ऐसा हम बोलते हैं।
बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि परमाणु की तो कोई सीमा ही नहीं होती, वो तो कहां तक भी हो सकता है। तो आपने कैसे मेजर कर लिया इस डिस्टेंस को? क्योंकि परमाणु को तो किसी अणु में से सेपरेट करना, विलगित करना बहुत मुश्किल होता है। तो परमाणु त्रिज्या को यथार्थतापूर्वक एग्जैक्ट ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इसके लिए औसत मान ज्ञात करते हैं। औसत मान ज्ञात करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? परमाणु त्रिज्या का एग्जैक्ट मान ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है। दो कारण है। पहली बात तो किसी परमाणु की बाउंड्री फिक्स नहीं है कि यहां जाके खत्म हो रहा है। अनंत पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे अनंत तक नहीं है, लेकिन अनंत से पहले तक तो है। समझ में आ गया? दूसरी बात, किसी भी परमाणु को अलग से स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन दो कारणों से हम परमाणु की लिए जो दूरी है ना, परमाणु की जो त्रिज्या है, उसकी जगह पर हम औसत त्रिज्या इस्तेमाल करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई जनरली पूछेगा तो हम तो बोल देंगे कि भैया परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो हम दूरी की जगह औसत दूरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परिभाषा नहीं आएगी, वो 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो भैया ये नाभिक और नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु त्रिज्या है। अब इसके अंदर देखो इसके प्रकार। तो पहले एक बार लिख ले, नाभिक एवं बाह्य कोश के मध्य की दूरी। ठीक है, जनरल वे में ऐसे ही बोलेंगे, दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या है। इसके प्रकार टोटल 4 तरह की होती है। पहला सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, CR, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटा। दूसरा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या इसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस शॉर्ट में IR। और अगला धात्विक, और उसके बाद वांडरवाल। पढ़ा है ना आपने? थर्ड धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस, MR, और लास्ट में वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल्स रेडियस। VWR। नोट डाउन कर लो। तो ये 4 तरह की होती है। पहली सहसंयोजक, दूसरी आयनिक, तीसरी धात्विक, चौथी वांडरवाल। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब इसके बाद की चीजें हम देखते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। छोटी जानकारियां आएगी जो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ये हमें परमाणु को समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये चारों लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले परमाणु त्रिज्या के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगी अपनी सहसंयोजक त्रिज्या।
कोवलेंट रेडियस। तो सहसंयोजक त्रिज्या, अब सहसंयोजक तो बंद होता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, वांडरवाल बंध, ये तो बंद है। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है? कोई भी सहसंयोजक अणु, कोई भी सहसंयोजक अणु के जो दो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, कोई सहसंयोजक अणु है ये, उस अणु के दो परमाणु, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस, उसका आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी। दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा त्रिज्या, तो ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ रहा? हाँ जी, ठीक है। सहसंयोजक अणु के दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, ठीक है। सहसंयोजक अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान, ठीक है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, CR कहलाती है, कोवलेंट रेडियस कहलाती है। हाँ या ना? मान लो इसकी त्रिज्या R है, तो दोनों अगर सेम है तो ये भी R ही होगा। हाँ या ना? तो यार कहीं ना कहीं R प्लस R बराबर D के बराबर होगा। इसकी त्रिज्या प्लस उसकी त्रिज्या, मान लो ये भी परमाणु A है, ये भी परमाणु A है, तो A2 अणु बन गया। तो A की त्रिज्या मान लेंगे हम, क्या मान लेते हैं यहां पर RA, और ये भी RA, छोटी छोटी चीजें हैं यार। हाँ जी, ये इसका नाभिक यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R है, ये इसका नाभिक यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस इसकी R है। तो RA प्लस RAD, तो RA बराबर क्या हो जाएगा? D/2। तो इस सूत्र में मान रखो, आंसर पाओ, खत्म बात, ये आ जाएगा। अगर दोनों परमाणु समान है, अगर दोनों परमाणु अलग अलग हो तो क्या सूत्र लगाते हैं, फिर कैसे यहां पर मान निकालते हैं वो भी देखेंगे, पहले इतना लिख लो। ये हो गया। हाँ जी, मान लो दोनों परमाणु अलग अलग है, एक A है और एक B है, और दोनों की विद्युत ऋणताएं बहुत ज्यादा अलग हो, दोनों की विद्युत ऋणताओं में बहुत कुछ अंतर हो। मतलब विद्युत ऋणता शब्द सुना बेटा? दो परमाणु है, एक A है और एक B है, दोनों मिलकर के एक, सपोज करो AB अणु बनाते हैं, AB अणु बनाते हैं। तो इसके नाभिक की त्रिज्या RA मान लो, इसके परमाणु की त्रिज्या RB मान लो, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? D। तो नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान परमाणु त्रिज्या होता है, लेकिन दोनों परमाणु अलग अलग है, तो दोनों की विद्युत ऋणता भी अलग अलग होगी, तो यहां पर इनके लिए एक फॉर्मूला आएगा। इतना हो गया। तो स्टीवेंसन ये वैज्ञानिक का नाम है, एवं शुमाकर के अनुसार स्टीवेंसन एवं शुमाकर के अनुसार बंध लंबाई, दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी, बंध लंबाई D ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? A की त्रिज्या प्लस B की त्रिज्या। अगर दोनों परमाणु अलग अलग है तो उनकी विद्युत ऋणताओं में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। विद्युत ऋणता मतलब आकर्षण करने की क्षमता, मतलब दोनों के बीच में आकर्षण है, तो ये एक डिस्टेंस से और नजदीक आ जाएंगे, तो अर्थात D का मान RA प्लस RB से कुछ कम हो जाएगा, माइनस 0.09 डेल्टा X। ये सूत्र होता है जो इन्होंने बताया, D बराबर RA प्लस RB
माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। ये एक बार नोट डाउन कर लो स्टीवेंसन और शुमाकर के अनुसार। आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। जहां क्या क्या चीजें क्या है सब मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। आर ए की त्रिज्या, आर बी बी की त्रिज्या, 0.09 जानते ही हो। डेल्टा एक्स विद्युत ऋणताओं का अंतर। डेल्टा एक्स क्या है? विद्युत ऋणताओं का अंतर। विद्युत ऋणता आगे लिख देते हैं यार, ये हमने लिखा यहां पर। हाँ जी, तो हमने ये देखा डी बराबर आया आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स क्या है? दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर। ठीक है, हम जब विद्युत ऋणता पढ़ेंगे ना बेटा फिर इसमें रखेंगे। ठीक है, अभी बस आप ये लिख लो डेल्टा एक्स क्या है? विद्युत ऋणताओं का अंतर है। जैसे कि सपोज करो, मान लो एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता है 2.1, इसकी विद्युत ऋणता है 3.0। तो अंतर कितना हो गया? 3 माइनस 2.1 कितना आ गया? 0.9। तो फिर वहां सूत्र में रख देंगे 0.9 ऐसा। ठीक है, और आर ए आर बी का मान दे रखा होगा तो हम बंद लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बोलो, तो ये होता है सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में अपना ज्ञान। सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक त्रिज्या को समझना। क्लियर हो गया बेटा? तो सहसंयोजक त्रिज्या क्लियर हो गया क्या? ये बात है। तो कोई एक सहसंयोजक अणु है, उस सहसंयोजक अणु में दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। दोनों परमाणु एक जैसे तो डायरेक्ट d/2 कर देंगे, लेकिन दोनों परमाणु अलग अलग हो तो उससे संबंधित स्टीवेंसन और शुमाकर ने एक सूत्र दिया, उससे हमने यहां पर ये चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, ओके। अब आगे दूसरी त्रिज्या आती है आपके पास आयनिक त्रिज्या। दूसरी आती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक रेडियस, IR। तो आयनिक रेडियस आयन की त्रिज्या। आयन की त्रिज्या, आयनिक मतलब किसी आयन की त्रिज्या। तो किसी आयन की नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। खट, आयन तो अलग हो सकता है ना। ठीक है, जैसे कि अपन मान करें यार, जैसे कि मान लो कोई परमाणु है, ये आयन है, इसके नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। हम जनरली त्रिज्या यही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। आयनिक त्रिज्या किसी आयन के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो इन त्रिज्याओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ जी, अब आयनिक त्रिज्या मतलब सिंपल सा लिख लो, आयन की त्रिज्या। इसका मतलब ये है। अब आयनिक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट ये है। तो यहां पर अगर हम बात करें आयनिक त्रिज्या, दो तरह की होती है, धनायन के लिए अलग, ऋणायन के लिए अलग। धनायन की त्रिज्या और इधर आएगा ऋणायन की त्रिज्या। हाँ जी, आयनिक त्रिज्या दो तरह की होती है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ अनायन। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें समझने की आएगी कि धनायन की त्रिज्या में क्या क्या झोल होता है, ऋणायन की त्रिज्या में क्या क्या झोल होता है, फिर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है, सब पढ़ाऊंगा। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब आगे,
तो यार ये धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या में क्या लफड़ा है, एक बार मैं वापस से मैं इनको समझाता हूं। जैसे कि धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, धनायन क्या होता है, इसकी त्रिज्या क्या है, और इधर लिखेंगे ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। हाँ जी, तो बेटा सिंपल सी बात है, धनायन कब बनता है, कोई एक उदाहरण लेके कर ले। धनायन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो सपोज करो मैंने लिया ए कोई परमाणु है। धनायन कब बनता है, जब कोई परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं, सब जानते हो, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये पहले उदासीन था, बोलो हाँ। कोई परमाणु उदासीन होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं क्या उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ। तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जैसे ये धनावेश बना, जैसे ये धनावेश बना, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। समझ में आया? देखो उदाहरण ले लो, Na, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, Na+ बन गया। सोडियम से सोडियम का धनायन बन गया। अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11, धनायन बनाया, प्रोटॉन उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 10। तो नाभिक में धनावेश तो पहले 11 था, बाद में भी 11 है। देखो मतलब एक रस्सी है, एक तरफ खींचने वाले, एक इधर खींचने वाले, रस्सी खींच वाला गेम नहीं चलता क्या, इधर 11 जने खींच रहे हैं, उधर भी 11, लेकिन उधर एक आदमी कम हो गया, खट से खींच लेगा। तो मतलब Na का आकार बड़ा है Na+ से। जैसे ही ये Na+ बना, नाभिक पर धनावेश ज्यादा हो गया, 11 और 10, ये नाभिक का बल ज्यादा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, नाभिक की आकर्षण बढ़ जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा। तो आकार क्या हो गया, आकार Na का बड़ा होगा Na+ से, ये हमने देख लिया। अब इधर देखो, जैसे कि ऋणायन, जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना लिया, Cl- बना लिया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने, 17, उदासीन है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 18। अब यार जो बाहर वाले लोग थे वो बढ़ गए, जिनमें पहले ही प्रतिकर्षण था, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब और धक्का मुक्की होगी तो आकार बढ़ जाएगा। तो यहां पर आकार Cl से बड़ा Cl- का होगा। तो कहने की बात यह है रसगुल्लो कि धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। समझ में आया? तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, परमाणु से छोटा होता है। और ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। से बड़ा होता है। ओके, और देखो ध्यान से, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ठीक है, और जैसे जैसे मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा, धनावेश बढ़ता जाएगा, आकार घटता जाएगा, साइज
will be decrease. As the positive charge increase, size decrease. इधर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया क्या? तो धनावेश बढ़ने पर तो आकार घटता जाता है, ऋणावेश बढ़ने पर आकार बढ़ता जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ओके, क्लियर है? कूल कूल कूल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, उदाहरण। आकार का क्रम बताएं, आकार का क्रम बताएं। ठीक है, इनका क्रम सामने लिख देना, बढ़ता घटता जो भी लिखो, इनका क्रम सामने लिख देना, बढ़ता घटता जो भी लिखो। पहले चलो इतने कर लेते हैं। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम क्रम की बात करें तो यार सोडियम तो उदासीन है और Na+ छोटा है, तो सोडियम बड़ा होगा। F और F माइनस में F ऋणावेशित है, माइनस वाला, ये बड़ा होगा। हाँ जी, ये धनायन है, ये उदासीन है, ये ऋणायन है। तो धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। सेम यहां पर ये लगाएंगे, I+ I से छोटा होगा और I- I से बड़ा होगा। सेम यहां पर जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाएगा, O- O-2 बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार घटता जाएगा। M+2 सबसे बड़ा, फिर M+4, फिर उससे छोटा M+7। ठीक है, बोलो, ये हो गया S तो जरा देखो ध्यान से, सल्फर पे ऋणावेश है, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, ऋणावेश घटने पर आकार घटता जाएगा। घटते बढ़ते जिस क्रम में लिखो पर ऐसे लिखना है। ठीक है रसगुल्लो? तो बढ़ता क्रम घटता क्रम कैसे देखा जाता है वो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में, ये तो अपन ने अभी खुद का खुद के साथ देखा कि खुदी का धनायन खुदी का ऋणायन, खुदी का धनायन खुदी का ऋणायन लेकर के हमने लपेटते गए। अब है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने पहले भी किया हुआ है। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वालों पर बेटा जो आकार होता है, साइज, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाता है उसके तो समानुपाती होता है और धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि धनावेश तो आकार को घटाएगा। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, समझे कि नहीं समझे? समझो, बहुत काम की चीज है, नहीं समझ रहे हो तो भी समझो। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने वाले, सिर्फ सम इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है यहां पे, और किसी की नहीं हो रही है।
जैसे कि अगर मैं बात करूं C-4 N-3 O-2 F- Na+ Mg2+ Al3+ और Si4+। जरा देखो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक है, पहले भी मैंने करवाया है। प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से प्रोटोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन किसको बताते हैं? परमाणु क्रमांक को। इसका परमाणु क्रमांक 6 प्रोटॉन, इसके 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14। प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन, कार्बन अगर उदासीन होता तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते, 4 ले लिए भाई ने तो 10 हो गए। नाइट्रोजन अगर उदासीन होता तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होते, 3 ले लिए भाई ने, 10 हो गए। ऑक्सीजन उदासीन होता तो 8 होते, 2 ले लिए, 10। फिर इस तरीके से 10। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते, उदासीन होता तो त्याग दिया 1 तो 10। मैंगनीज के पास 12 होते, 2 त्याग दिए, 10 10 10। So I think these are the examples of isoelectronic species, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियों में अगर मैं बात करूं आकार के बारे में, तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने पर आकार घटेगा। अर्थात सबसे ज्यादा ऋणावेश इसका है, इसका आकार सबसे बड़ा, Si+4 का आकार सबसे छोटा। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आकार, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। डंडना डंडन, कूल है एकदम, मामला सॉर्टेड ऐसे। हाँ, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उस चीज को भी ध्यान में रखें। अभी मैंने यहां पे घटता क्रम लिखा, यहां पे बढ़ता क्रम लिखा, पूछा क्या जा रहा है उसके हिसाब से। अभी यहां पे क्रम बताएं तो क्रम में घटता लिखो, बढ़ता कर लो। लेकिन क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि भैया बढ़ता मतलब छोटे से बड़े की ओर, घटता बड़े से छोटे की ओर, ऐसे ध्यान रखना है। हो गया ये। अगला उदाहरण, जैसे कि अगर मैं बात करूं +2, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन वाले। मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर सम इलेक्ट्रॉनिक है तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता है आकार घटता जाता है, आकार बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ा आकार अगर मैं देखूं तो यहां पर सल्फर का, फिर क्लोराइड का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का हो जाएगा। बोलो, ए कर लिया। तो हम क्या ऐसे भी देख सकते हैं? जी हां, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो आयनिक त्रिज्या का सीन क्लियर हो गया। आयनिक त्रिज्या का सीन क्लियर हो गया कि भैया धनायन का आकार तो छोटा होता है और ऋणायन का आकार कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक में भी देखा जाए तो। डन, धनाडन डन। तो ये आयनिक त्रिज्या हो गई। अब देखो अपनी थर्ड तरह की त्रिज्या, अब देखो अपनी थर्ड तरह की त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस। MR। मेटल्स, धातुएं, धातुओं के धात्विक क्रिस्टल पाए जाते हैं। धातुओं के क्रिस्टल पाए जाते हैं, जैसे कि लोहे का, देख जैसे कि सोना, सोने में भी सिर्फ सोना ही सोना है। चांदी, चांदी में भी सिर्फ चांदी चांदी है। लोहा, लोहे में भी सिर्फ लोहा ही लोहा है। आयरन, आयरन में भी सिर्फ आयरन ही आयरन है। तो धातुओं में सिर्फ धातु ही धातु के क्रिस्टल पाए जाते हैं। मतलब एक धात्विक क्रिस्टल मतलब गोले, ये धात्विक क्रिस्टल है। ये एक धातु का क्रिस्टल है। इस धातु के दो निकटतम परमाणु, एक अगर ये मान लो, ये मान लो, दो निकटतम धातुओं,
ये मेरा धात्विक क्रिस्टल है, कोई मेटेलिक लेटिस, उस मेटेलिक लेटिस में दो नियरेस्ट एटम, दो पड़ोसी परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा कर दो, धात्विक त्रिज्या आ जाएगी। क्या बोला मैंने? किसी धात्विक जालक में दो पड़ोसी परमाणु, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान, धात्विक त्रिज्या। ठीक है, किसी परिभाषा कोई नहीं पूछता, ठीक है, नीट में परिभाषा नहीं आती है। किसी धात्विक जालक में दो पड़ोसी एटम्स के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान, के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, मध्य की दूरी का आधा मान, आधा मान मेटेलिक रेडियस एमआर कहलाती है, एमआर कहलाती है। बोलो बेटा। अर्थात अगर मैं बात करूं रेडियस, वो भी कौन से? मेटेलिक। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? d/2, वही दोनों के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान। कुछ नहीं था इसमें, अगर नहीं लिखा था तो भी काम चल जाता, बस एक बार लिखवा दूं। ये धात्विक त्रिज्या, ठीक है। आगे अच्छा, एक और बात, जो धात्विक त्रिज्या होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या की दुगनी होती है। ये दूसरी बात क्या कि यार मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस की डबल होती है, ये ध्यान रखना। धात्विक त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की डबल होती, डबल, ठीक है, ध्यान रखना। धात्विक त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या का डबल होती है, सहसंयोजक त्रिज्या का दुगना होती है, दुगना होती है। डन, ये भी खत्म। अगला फोर्थ, वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या VWR। अगर रसगुल्लों वांडरवाल त्रिज्या की बात की जाए तो वांडरवाल त्रिज्या किसके लिए मापी जाती है? गैसों के अणुओं के लिए, अक्रिय गैसों के लिए, क्योंकि उनमें तो डिस्टेंस होती है। जैसे कि गैस का अणु, हाइड्रोजन अणु एक यहां पर है, दूसरा अणु यहां पर है, फिर यहां पर है अगला अणु, फिर अगला अणु यहां पर है। अक्रिय गैसों में जिनोन का एक परमाणु यहां बैठा है, दूसरा परमाणु यहां बैठा है, तीसरा परमाणु यहां बैठा है, चौथा परमाणु यहां बैठा है, उनमें तो गैप ज्यादा होगा। इस वजह से वांडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है, क्योंकि ये अणुओं के बीच में, अक्रिय गैसों के बीच की डिस्टेंस को मेजर करती है। इसलिए सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वांडरवाल त्रिज्या। दोबारा बताता हूं, गैसीय अणुओं के बीच में अक्रिय गैसों की त्रिज्याओं को या अक्रिय गैसों की त्रिज्याओं को मापने के लिए हम वांडरवाल त्रिज्या का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें लगता है वांडरवाल आकर्षण बल, जो कि सबसे दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वांडरवाल त्रिज्या बड़ी आएगी, इसलिए सबसे बड़ी होती है वांडरवाल त्रिज्या। ठीक है, हाँ जी।
समझे कि नहीं समझे? समझे। तो जरा देखो ध्यान से, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है। जैसे कि मान लो ये एक अणु, ये दूसरा अणु, तो दो अलग अलग अणु, दो निकटवर्ती अणु, एक अणु ये, एक अणु ये, दो निकटवर्ती A2 अणु ये रहा और ये भी एक A2 अणु है। दो निकटवर्ती अणुओं के दो पड़ोसी परमाणु, इसका ये, इसका ये, उन दोनों के मध्य की दूरी का आधा मान वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। दो निकटवर्ती, दो पड़ोसी अणुओं के निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी का आधा मान वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो निकटवर्ती या दो पड़ोसी या दो एटम, ठीक है, दो निकटवर्ती अणुओं, गैसीय अणुओं, सिर्फ अणु लिख लो यार, दो निकटवर्ती अणुओं के पड़ोसी एटम्स के मध्य की दूरी का आधा VWR कहलाती है। ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी, तो वान डेर वाल रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस का आधा। डिस्टेंस क्या है? दो अलग अलग अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। इतना ज्यादा लोड मत लेना इसको कि ये आया नहीं आया, समझ में घुस ही नहीं रहा सर, ये तो क्या लिखाया जा रहे हो, क्या लिखाया जा रहा हो, कुछ नहीं आना इनसे। ठीक है, बट ध्यान रख लेना कि हाँ यार ये होता है, आएगा, लेकिन आप आराम से कर लोगे इसको। हो गया? अब आगे, अब आगे। हाँ जी, अब क्रम, चार अलग अलग त्रिज्याएं पढ़ ली हमने, जिसमें से अगर हम बात करें सहसंयोजक अणुओं के लिए वान डेर वाल भी देख लेते हैं, सहसंयोजक भी देख लेते हैं, और धात्विक हमने अलग से देखी हुई है। तो क्रम, इनका क्रम, सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल त्रिज्या, फिर उससे छोटी होती है मेटेलिक रेडियस, और फिर उससे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ध्यान रखें। आयनिक सबसे लास्ट में, ठीक है, उसको मत लिखो, कोई बात नहीं, वो आयनों के लिए है, जबकि इनमें कोई हम आयन की बात नहीं कर रहे। ये क्रम होता है। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? त्रिज्याओं के बारे में पढ़ लिया, आकार, परमाणु आकार, यही बताएगी। अब पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, कारक। तो हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। इतना बड़ा लिखे, उससे डायरेक्ट लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से कारक हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करेंगे? पहला कारक जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है? आकर्षण बल। आओ हमारे नजदीक आओ। तो जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो आकार घटेगा, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक साइज और जेड इफेक्ट की नहीं बनेगी, व्युत्क्रमानुपाती। पहला कारक समझ में आया। दूसरा कारक परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण तो धक्का मार के बाहर निकालता है तो आकार बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा
एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो ये दोनों तो भाई भाई, ठीक है। तो मतलब आकार या साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट के समानुपाती है। अगला, कोशों की संख्या, कोश n, कोश बढ़ते हैं तो आकार वैसे ही बढ़ता है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, खट 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 साइज बढ़ रहा है। तो कोश बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, अर्थात एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कोश की संख्या बढ़ने पर, कोश मुख्य क्वांटम संख्या, ऊर्जा स्तर, बाह्यतम कोश, कुछ भी बोल दो उसको, ये बढ़ेगा। समझ में आ गया? खट से हो गया खत्म। 3 इफेक्टर थे। अब आगे, तो इन चीजों को अगर आप रग रग में बसा लोगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। याद रखने वाली चीज ज्यादा इनऑर्गेनिक में, फिर बोल रहा हूं, जिसको जितना याद रहेगा उसका उतना उद्धार होगा इनऑर्गेनिक में, और कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पर्याप्त है। ठीक है, आगे। हाँ जी, ये पढ़ लिया। अब एटॉमिक साइज का आवर्त सारणी में विचलन का आवर्ती विचलन, का आवर्ती विचलन। कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखेंगे, सीधा कंप्लीट बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। ठीक है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। अगर हम चलते हैं तो क्या बढ़ता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज छोटा होता है। खत्म बात, हो गया। ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं, ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो क्या बढ़ता है? जेड इफेक्ट कांस्टेंट होता है, उससे तो आंसर निकलेगा नहीं। क्या बढ़ते हैं? कोश, एन का मान बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। समझ में आया? ऐसे करना है। समझ में आया? ऐसे करना है। ठीक है? अरे ठीक है, तो क्रम बताएं, एटॉमिक साइज का क्रम बताएं। ठीक, अच्छा लिख लो, चलो। इनका सही क्रम लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताओ एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ। तो सर बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है सारे के सारे, 1 कराओ या 10 कराओ, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा। क्या है कि भैया बाएं से दाएं चलने पर आकार घटेगा, सब एक ही सीक्वेंस में है, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घटेगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, हम वापस से इधर से उधर जा रहे हैं एक ही आवर्त में,
एटॉमिक साइज घटेगा। बोलो, लीना की रब से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोश बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, कोश बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोश बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। बढ़ा दिया तो खत्म हो गया, खत्म, कहानी खत्म। कहानी सुनो से पहले ही कहानी खत्म। बोलो, तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ये हो गया। तो एटॉमिक साइज आई थिंक आप समझ चुके हो, क्लियर हो चुका है। पक्का पक्का पक्का। अब कुछ छोटी छोटी जानकारियां समझते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने एटॉमिक साइज से रिलेटेड सारी चीजें लगभग देख ली, लेकिन अपवाद नाम की चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अपवाद, हाँ जी, अपवाद। तो अपवाद को समझे उससे पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम करेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न लिखेंगे, लेंथेनाइड संकुचन। क्वेश्चन, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है एवं इसका प्रभाव बताएं। ठीक है, एक साथ ही लिख लेंगे ना, फिर बार बार मेरे को बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। ओके, कूल। तो आंसर लिख लो पहले, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और इसका प्रभाव बताए, कहां कहां पे ये काम आता है, देखा जाता है। हर एक चीज के पीछे कारण है। तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो कि यार अगर मैं बात करूं लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, भाई अगर मैं बात करूं लेंथेनम, परमाणु क्रमांक 57 होता है, तो 57 के बाद के 14 तत्व कौन से? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम। सीरियम 58 से लेकर के 71, यही है लेंथेनाइड श्रेणी। अब जरा देखो ध्यान से भाइयों, सुनिएगा, जब हम लेंथेनाइड श्रेणी में इसमें 58 से लेकर के इधर आगे बढ़ते हैं, तो उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ उपकोष में। किस में जाता है? एफ उपकोष में। और एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। पढ़ाया था, एफ उपकोष बिल्कुल आगे आगे खड़ा हुआ पहरेदार, कोई भी लात मार के उसको अंदर घुस जाएगा। एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाते जाते हैं तो एफ में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होते हैं, और बाएं से दाएं चलते हैं तो बेटा जेड इफेक्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो एक तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है और परिरक्षण प्रभाव घट रहा है। तो दोनों की वजह से क्या होगा? आकार घटता जाएगा। सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम पर जाते जाते साइज घटता जाएगा। ये होता है लेंथेनाइड संकुचन, आकार में कमी आती है। उसी का प्रभाव बाकी जगहों, बाकी लोगों को भी झेलना पड़ता है, वो उसका कारण में आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से क्या चीजें, ये हो गया है, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, ये हो गया। तो लिथियम के पश्चात, लिथियम क्या? लेंथेनम के पश्चात। तो लिखो बेटा, लेंथेनम के पश्चात
आने वाले 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष या f उपकोष ऐसे लिख दो, f उपकोष में प्रवेश करता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है, बहुत कम नगण्य होता है। तो जिसके फलस्वरूप बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। इसी प्रभाव को, मतलब ये पर्याप्त परिरक्षण नहीं करता, अपर्याप्त परिरक्षण करता है। बाहर वालों को रोक ही नहीं पा रहा है, कोई भी आगे अंदर घुस जा रहा है कि जाऊंगा मैं तो नाभिक से मिल गया हूं, हट साइड में, कौन है तू। इसी प्रभाव को लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो ये हो गया लेंथेनाइड संकुचन। कूल कूल कूल, ओके। हो गया। अब आगे इसकी वजह से क्या होता है। हाँ जी, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। हाँ, ये हो गया लेंथेनाइड संकुचन, ओके। हाँ जी, तो इसका प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। ठीक है, इसका पहला मतलब एक ही कारण, मतलब परमाणुवीय त्रिज्या में असामान्य रूप से कमी। ये परमाणुवीय त्रिज्या में असामान्य रूप से कमी, कैसे होगी वो हम देखेंगे। ओके, और दूसरी बात, ये इसी कारण 3D श्रेणी और 5D श्रेणी के आकार लगभग समान हो जाते हैं। ये हम आगे समझेंगे, अभी लिख लो। इसी कारण सॉरी 3D क्या, 4D श्रेणी एवं 5D श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग समान प्राप्त होते हैं। डी ब्लॉक में 3 श्रेणियां होती है, 3D, 4D, 5D। ऊपर से नीचे आना चाहिए, आकार बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि 3D से 4D में आओगे आकार बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का सेम रहेगा। कारण लेंथेनाइड संकुचन, पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी इतना लिख लो। हो गया, लिखना तो पड़ेगा, पास तो तुम्हें होना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, मैं भी लिख रहा हूं साथ के साथ, तुम भी लिख रहे हो। मैं तो जाने कितनी बार लिखता हूं ये चीजें। हाँ, अब आगे, अब हम बात करेंगे अपवाद। परमाणु आकार के अपवाद।
एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अच्छा सर, अपवाद क्या होते हैं? जो एक नियम का पालन नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं, कुछ अलग रिजल्ट देते हैं। एक होते हैं सामाजिक तत्व, एक होते हैं असामाजिक तत्व, जिनको पुलिस ठोक के फिर सीधा करती है। समझ में आया? तो वैसे ही इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। जज साहब, कोई भी पेट से चोर पैदा नहीं होता, उसको हालात और मजबूरियां चोर बनने पे मजबूर करती है। याद आया स्वर्ग पिक्चर में गोविंदा का डायलॉग। ठीक है, तो परमाणु आकार के अपवाद। हाँ जी, परमाणु आकार के अपवाद। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एस ब्लॉक के अंदर कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, नो एक्सेप्शन। कोई अपवाद नहीं है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है तो बढ़ती है। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, देन सीजियम, तो चलता है। सेम इस तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। कोई नोक झोंक नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से मस्त है, एकदम मलंग मस्त मलंग चल रहा है काम। ठीक है, आवर्त में कोई दिक्कत नहीं है। ये आवर्त में क्या, वर्ग में। हाँ जी, अब आवर्त में देख लो, एक मस्त चीज बताता हूं तुम्हें। लिथियम के सामने बेरिलियम आता है, फिर सोडियम के सामने मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम फिर कैल्शियम, पोटेशियम के सामने कैल्शियम आता है, रुबिडियम के सामने सीजियम आता है, ओ सॉरी स्ट्रोंशियम आता है, सीजियम के सामने बेरियम आता है। देखोगे एक मस्त सी चीज, ये है तुम्हारा फर्स्ट ए, ये है तुम्हारा सेकंड ए। जरा देखो ध्यान से, बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है। कहां पड़े थे, देखो ध्यान से, बाएं से दाएं चलेंगे आकार घटेगा। मतलब लिथियम और बेरिलियम में बड़ा कौन, लिथियम। हाँ या ना? टाइम अभी कहां पे हो गया प्रिया? हाँ या ना? समझ में आ गया क्या? लिथियम बेरिलियम से बड़ा है। समझ में आया? कूल कूल। लिथियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध के कारण आकार लगभग लगभग सेम होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम से बड़ा होता है, ध्यान समझना, मैग्नीशियम से बड़ा होता है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा होता है, सब पता नहीं आपको भी समझ आ रहा है बेटा? पहली पहली बीच में घुसोगे तो कैसे आएगा? ठीक है, ओके 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 ओके। फिर कैल्शियम देखो, सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा, अरे यार कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको 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 रुको, हाँ हाँ, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, फिर कैल्शियम से बड़ा रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ये ध्यान रखना, ये क्रम ध्यान रखना। सब पूरा क्लास को समझ नहीं आ रहा है राघवेंद्र बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, सबसे छोटा देखो, ऊपर से नहीं चलने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नहीं चलने पर आकार बढ़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट ये होता है, सबसे छोटा होता है बेरिलियम, बाएं से दाएं गए आकार घट गया। उससे बड़ा होता है लिथियम, लिथियम और मैग्नीशियम का आकार लगभग लगभग समान होता है विकर्ण संबंध के कारण। ठीक है, ओके। मैग्नीशियम से बड़ा होता है सोडियम, फिर सोडियम से बड़ा होता है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, और भाई स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, और
बेरियम से भी बड़ा होता है पोटेशियम, ये ध्यान रखें। और फिर रुबिडियम, आगे जगह नहीं है, रुबिडियम फिर देन सीजियम। अगर कोई बच्चा बीच में आएगा तो बेटा कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? पुराने पाप जो अभी नहीं धोए तुमने। क्या है ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग इफेक्ट उनमें ऑब्जर्व होता है। बहुत सिंपल है ये। एक साथ अगर आपसे पूछ ले पूरा का पूरा तो इस तरीके से। मजा आ गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारा पटेल अभी समझाता हूं। सारा आपको सारा का सारा समझ में आएगा। देखो एक बार सारा का सारा देखो, एक बार सारा का सारा सब समझ में आएगा सारा। देख बालिका, बाएं से दाएं चलने पे आकार छोटा होता है। देख यहां देख, ऊपर से नहीं चलेंगे आकार बढ़ेगा, ऊपर से नहीं चलेंगे आकार बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन आपसी तुलना करी जाए तो बेरिलियम से बाद में आता है लिथियम। बेरिलियम सबसे छोटा होता है, फिर लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो इसलिए उनका आकार बराबर हो जाता है। होने में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, इधर भी ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, लेकिन आपस में तुलना करते ना तो क्या होता है? तो वही मैंने यहां पे बताया, बेरिलियम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा लिथियम। लिथियम और मैग्नीशियम लगभग लगभग बराबर आकार के होते हैं विकर्ण संबंध के कारण। फिर सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, और बेरियम से भी बड़ा होता है पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। फ्रांजियम और रेडियम की हम बात नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, बोलो ना, सुनते काहे नहीं हो? समझ में आया क्या? तो भाई साहब ऊपर से नीचे चलने पे आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कंप्लीटली इस ब्लॉक में किसका आकार सबसे बड़ा, तो सीजियम का आकार सबसे बड़ा, सीजियम का आकार सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धनायन होता है सीजियम का। ठीक है, क्योंकि फ्रांजियम और रेडियम तो रेडियो एक्टिव, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। ठीक, तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और यहां पर चीजों को क्लियर करते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? अब जिसने लेंथेनाइड शब्द सुना ही नहीं है तो उसके लिए तो थोड़ी चीजें गड़बड़ रहेगी। लेंथेनाइड के बारे में मैंने यहां पे बताया था ना, लेंथेनाइड यहां पर आता है La, लेंथेनाइड यहां पर आता है आपका एक्टिनियम। तो लेंथेनाइड से के बाद आने वाले यह 14 तत्व, इन 14 तत्वों में लास्ट इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जाता है। घर से सीधे उठ के आ जाते हो, पढ़ के नहीं आते हो। SPDF 4 उपकोष होते हैं ना, इनके परिरक्षण का क्रम बताया था मैंने कि इसका परिरक्षण सबसे ज्यादा, फिर P का, और D और F का तो बहुत कम। इसका परिरक्षण बहुत कम होगा तो ये बाहर वाले को अंदर आने से रोक नहीं पाएगा, आराम से रोकेगा नहीं, अंदर आराम से घुस जाएगा। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक आ रहा है तो आकार घटेगा, और उसकी बदौलत क्या होता है? यही होता है परिरक्षण प्रभाव। और उसकी बदौलत होता क्या है? उसकी बदौलत ये होता है कि परमाणु रूप में, परमाणु त्रिज्या में असामान्य रूप से कमी आएगी। पढ़ लेता 2 साल, पढ़ लेता कक्षा 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा, 12वीं में भी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्या होगा? अब ऐसा ही होगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, कटु सत्य है बेटा, बुरा लगे लगने दो। इसी कारण 3D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों के आकार में लगभग समान प्राप्त होते हैं। कहां गए 3D 5D? ये रहा, ये 3D श्रेणी, ये 4D श्रेणी, ये 5D श्रेणी। तो इनके और इनके आकार लगभग सेम आते हैं। अगर मैं देखूं जर्कोनियम, अगर मैं देखूं जर्कोनियम और हाफनियम लगभग समान आकार का होता है, लिखाऊंगा मैं भी आगे। ठीक है, हाँ जी, डन डना डन डन। ये एस ब्लॉक में कुछ बातें नहीं थी, सिंपल सी बातें थी। अब देखो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में कुछ नहीं था, पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक में आवर्त में चलते हैं, कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन एक अपवाद है। ठीक है, एक अपवाद है। हाँ जी, पी ब्लॉक में क्या आवर्त में अगर मैं आवर्त में मतलब एक ही सिंपल आवर्त में इधर से उधर जाता हूं, देखो अगर मैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस तरफ जाता हूं तो आकार घटता है, लेकिन अक्रिय गैसों का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। कारण क्या है? इनके लिए वान डेर वाल त्रिज्या मापी जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान रखिएगा, अपने आवर्त में अक्रिय गैस का आकार सबसे बड़ा होता है। अपने आवर्त की बात कर रहा हूं, अपने मूल्य में सबसे बड़े ही होते हैं, सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। कारण क्या है? वान डेर वाल त्रिज्या, इनके लिए वान डेर वाल त्रिज्या मापी जाती है। कारण वान डेर वाल रेडियस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में आकार का क्रम होगा, में आकार का क्रम क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि बोरोन से फ्लोरीन तक जाएंगे तो आकार घटेगा, घटता है ना बाएं से दाएं चलने पर, लेकिन नियोन का सबसे बड़ा होगा, सबसे ही बड़ा। भाई पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं इसलिए पी ब्लॉक के बारे में लिखा, लिथियम से भी बड़ा है तो ठीक है, अरे ठीक है। और आगे भले बोरोन तक लिख दिया ना, तो आगे वालों ने क्या बिगाड़ दिया? लिथियम और बेरिलियम, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? ये भी लिख लो, खुश। उनसे भी बड़ा है तुम्हारा नियोन, तो आकार नियोन सबसे बड़ा, वान डेर वाल त्रिज्या मापी जाती है इसके लिए। फिर घटता हुआ क्रम, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। सेम इसी तरीके से दूसरे उदाहरण, ये पहला उदाहरण हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं एटॉमिक साइज। अगर मैं दूसरे आवर्त की बात, तीसरे आवर्त की बात करूं, इसकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन, आर्गन सबसे बड़ी, फिर उसके बाद सोडियम। ठीक है, हाँ जी, आर्गन गैस का आकार सबसे बड़ा, फिर उसके बाद घटता क्रम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चमका या नहीं चमका? ऐसे होता है बाबा आवर्त में क्रम। ठीक है, ये हो गया। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको तो दिक्कत आएगी भाई साहब। हाँ जी, सिर्फ बेच में सिलेक्शन लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, बेच में एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़े से चीजों को समझना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, पाप और पुण्य दोनों एक ही जगह दिखेंगे। हाँ जी, आगे जिन्होंने पुण्य करा है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने पाप करा है उनको झटका लगेगा थोड़ा थोड़ा, टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। ओके, और आपके इन पाप को दूर किया जा सके इसलिए एक एक चीज को बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आवर्त सारणी भी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई थी कि बाकियों को लगा था कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। हकीकत है, मुझे भी लगा था, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो इट्स योर पॉइंट कि घर पे आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। पी ब्लॉक ये हो गया। अब वर्ग में, पी ब्लॉक में हमने आवर्त में देख लिया, अब वर्गों में देखेंगे। वर्ग में वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13 बोरोन परिवार में अपवाद है, बाकी किसी में अपवाद नहीं है। वर्ग 13,
वर्ग 13 में अपवाद है। किसमें? बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसमें अपवाद है। और वो अपवाद क्या है? आइए उसको समझते हैं, आइए उस चीज को समझते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं भाइयों, इसमें क्या अपवाद है, पहले फील करते हैं। ये हमारी आवर्त सारणी है कि नहीं है? है। तो जरा देखो ध्यान से, हमको ध्यान रखना है इसके बारे में। मैं बोल रहा हूं इसमें अपवाद है 13 वाले में, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यहां तक हम बात करेंगे। इसमें क्या अपवाद है? जरा देखो, ध्यान सुनो। बोरोन से नीचे आते एल्यूमिनियम, ऊपर से नीचे आने पे कोश बड़ा तो आकार बड़ा। गैलियम की ओर आता, आकार बढ़ना चाहिए। फिर इंडियम थैलियम में आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले है आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक क्या करता है? परिरक्षण प्रभाव का क्रम सुने हो? परिरक्षण प्रभाव, एस का परिरक्षण सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का कम, और एफ का सबसे कम। संक्रमण संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन पड़ा, यहां पे लगेगा संक्रमण संकुचन। क्या होता है मैं समझाऊंगा। ये सीक्वेंस हमने पढ़ा है कि यार सबसे बढ़िया सैनिक ये, अंदर घुसने से रोकेंगे ही नहीं, अंदर घुसने ही नहीं देंगे। फिर ये थोड़ा कमजोर वाला, और ये सबसे कमजोर वाला, धक्का मुक्की भयंकर होगी यहां पे। तो जरा देखो ध्यान से, इनमें भाई क्रम 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 क्रम, आकार ये होना चाहिए था, ऊपर से नीचे आते बढ़ना चाहिए। बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए ना मित्रों। परंतु ये गलत है। अरे रसगुल्ले, गलत है ये। काहे गलत है? गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है। काहे? देखो, गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है, या लगभग समान होता है, से छोटा होता है। इसका कारण है संक्रमण संकुचन। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। हाँ, कल ही कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। हाँ, उनका परिरक्षण प्रभाव भी कमजोर होता है। हमने बम तो गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, परमाणु बम जब गिराए थे ना, तो जापान के 2 शहरों में गिराए थे, और वहां पे फिर चाइनीज जैसे शक्ल के बच्चे पैदा हो रहे थे। लेकिन वो चाइनीज बच्चे चाइना में भी तो पैदा होते हैं, हाँ या ना? और अपने नॉर्थ ईस्ट में भी तो लगभग शक्लें सेम ही होती है, हाँ या ना? तो इफेक्ट उनका इधर भी आया। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम देखें तो किसी को मैं यहां पर वो, इससे मेरा किसी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये दिखाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है, वरना पता चला कल कोई वीडियो निकाल के डाल दे, सर तो ऐसे बोल रहे थे। नहीं, ठीक है? समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ओके, तो मैं ये कहने का मतलब ये था बेटा कि यार बम तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था, लेकिन उसका प्रभाव पास वाले देशों में भी पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पड़ा था। तो वही चीज है यहां पर कि यार गैलियम से पहले आते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के संक्रमण तत्व, जिंक को छोड़ करके बाकी तो सब संक्रमण तत्व है ना। डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एफ उपकोष में, और एफ उपकोष का परिरक्षण भी कम होता है, उस वजह से गैलियम का आकार भी घट जाता है। भैया आकार तो इनका घटा, लेकिन उसका प्रभाव उस पर भी देखने को मिला, उसका भी आकार घट गया। तो जरा देखो ध्यान से, कारण क्या है कि गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा होता है, जिसका कारण है संक्रमण संकुचन। संक्रमण संकुचन
अब ये संक्रमण संकुचन क्या होता है? संकुचन का मतलब सिकुड़ना, आकार में कमी आना, संक्रमण संकुचन। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि डी उपकोष अपर्याप्त परिरक्षण दर्शाता है, अपर्याप्त परिरक्षण दर्शाता है, उसी कारण से दर्शाता है जिससे आकार घटता है, जिससे आकार में कमी आती है, जिससे साइज क्या होता है? घटता है, जिससे आकार में कमी आती है। ठीक है, इसी वजह से, उधर जगह नहीं है मेरे, उधर जगह नहीं है, इधर लिख लेता हूं, इसी वजह से, इसी कारण गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब ये उत्तर गलत है, तो सही उत्तर क्या हुआ? तो इसके बाद नीचे लिख लेना सही क्रम, आकार का सही क्रम, आकार का सही क्रम ये होता है कि ये इधर, ये इधर। ठीक है, बोरोन से बड़ा होता है गैलियम, गैलियम से बड़ा होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होता है इंडियम, और इनके भी आकार में ज्यादा चेंज नहीं आता, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 अंतर होता है इंडियम और थैलियम। तो ये होता है सही क्रम। तो बेटा अगर आप चीजों को डेप्थ में पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझोगे तो कर लोगे, रटोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अरे क्लियर, कूल कूल डरमी कूल। बाकी और कई जगह कोई अपवाद नहीं है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है, अब उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, शादी कब करोगे बेटा? करेंगे, हाँ या ना? बस एक को छोड़ करके, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, बस एक को छोड़ करके। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 0.09 बेटा वो तो स्टीवेंसन और सुमाकर से पूछना पड़ेगा कहां से लाए हो। ठीक है, ओके, हाँ जी, अभी पढ़ा दो बेटा, उसमें टाइम लगेगा, मेरे को ना वो बताना पड़ेगा, घटता क्रम बढ़ता क्रम, फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो मजा आएगा ना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बहुत लिखाते हो सर, बहुत लिखाते हो, क्या करे बेटा, इनऑर्गेनिक में मटेरियल इतना है, मेरा तो हाथ दिख के टूट जाना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में भी लिखवाया, इसमें भी लिखाया है, 3 बजे से क्लास ले रहा हूं। हाँ जी, थर्ड ए थर्ड भी गलत लिखवाया है। अरे हरिओम पाटीदार, बाई चांस अगर मैंने गलत लिखवा दिया है तो मैं बोल रहा हूं यहां पर तुम्हारे सामने खड़ा होकर के कि तीसरे वर्ग को कहा जाता है थर्ड बी। खुश? ओके, और 13वें वाले वर्ग को लिख लेना थर्ड ए। अगर मैंने गलत लिखवाया है तो ये लिख लेना। ठीक है, इंडियम और इसमें इतना क्यों नहीं हुआ बेटा? उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा ना, कोश, इस वजह से, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर लिखवाया है तो ये लिख लेना। ओके, हाँ जी, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस बता दो। अरे आयुष नामदेव, तुम्हें अभी तक टेस्ट का सिलेबस नहीं पता है कि भाई
क्या आएगा, विलियन वाला चैप्टर आएगा और परमाणु की संरचना आएगा। ओके, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम में बेटा हीलियम का आकार बड़ा है ना अक्रिय गैस से, हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम का आकार बड़ा है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। कौन सी मां, ठीक है, हाँ जी क्लियर हो गया। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बेटा, वो होती है बस। आज लो फील हुआ, काहे लो फील हुआ, ठीक, बाय 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 बाय, जा सकते हो, अब जा सकते हो, जा सकते हो, भेज देना, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। क्रम चेक कीजिए 4th स्लाइड पे, क्रम 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 4th स्लाइड पे। इनमें से कोई क्रम लिख दिया क्या गलत? सही लिखा है भाई, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। सही लिखा है, नहीं है बाबू, कोई गलत नहीं है, कोनू गलत नहीं है, सब सही है, सब सही है, ठीक है। तो बाय 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 बाय। 4 नंबर पे क्या देखो, बेरिलियम मैग्नीशियम आकार बढ़ रहा है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ये नहीं आएगा चैप्टर में। 4 नंबर पे सही है भाई, बेरिलियम है वो, ओके, कहीं पे गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ओके। अरे यार जितना इतना पास से चीजें पढ़ाते ना, तो बड़े बड़े अक्षर होते हैं तो दिखने में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, 3rd स्लाइड, अरे 3rd स्लाइड में क्या, पहली स्लाइड, अच्छा पहली, दूसरी, तीसरी, कहां है यहाँ पे क्रम गलत, इसमें गलत लिखा है। अरे जा सकते हो भाई, जा सकते हो, जा सकते हो, जिसको जाना है जा सकते हो, नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी अब आगे, इसमें गलत लिखा है। सही है ना, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। एमएन बाला, एमएन बाले में क्या गलत लिखा दिया बाला, तो जिसपे धनावेश कम होगा उसका आकार बड़ा होगा ना, Mn+1+2+3+, जेड इफेक्ट का क्रम है भाई, ये जेड इफेक्ट का क्रम है, जेड इफेक्ट का क्रम है ये, ठीक है, जेड इफेक्ट पड़ा है, जेड इफेक्ट का क्रम है, सब ठीक है, ओके। अगर कहीं गलत है तो मेरे को फोटो खींच के बता देना, ओके। हाँ जी, तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, जय हिंद।